नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो चैप्टर है अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा है। और ये एक निबंध के रूप में यहाँ पर लिखा है, एक तरह से एक लेख यहाँ पे लिखा है उन्होंने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पर। और यहाँ पे बताया है कि किस तरह से चिट्ठियों का जो महत्व है वो आज भी हमारे जीवन में, भले ही हमारे पास संचार के बहुत ज्यादा नए नए संसाधन आ गए हैं, बहुत अलग अलग तरह के संसाधन आ गए हैं, लेकिन चिट्ठियों का जो महत्व है वो हमारे जीवन में अभी कम नहीं हुआ है। तो कैसे ये चिट्ठियां, शुरुआत में कैसे चिट्ठियों को संचार का साधन कैसे बनाया गया, कैसे इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था, ये सारी बातें हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक था लास्ट सेशन में, हम ये पढ़ रहे थे कि कैसे चिट्ठियों को संग्रहित करके भी रखा जा सकता है, यानी संभाल के रखा जा सकता है किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज के रूप में। और देखिए, हम शुरू करते हैं एक बार अपने इस चैप्टर को, और उसके बाद जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, लास्ट सेशन में, उसको एक बार रिवाइज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ पर करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, ये अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा गया एक लेख है चिट्ठियों की दुनिया पर। तो जैसे कि हमने कहा कि चिट्ठियों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। जो चिट्ठियों की दुनिया होती है ये भी अजीबोगरीब होती है। और पत्र जो होते हैं इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है, हमेशा ही बनी रहती है। और क्योंकि पत्र जो काम कर सकते हैं, हमने एक चीज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पढ़ी थी अपने लास्ट सेशन में, कि पत्र जो काम कर सकते हैं वो आज के संचार के साधन नहीं कर सकते। यानी कि एक जो भाव होता है पत्र लिखने के प्रति या पत्र को पढ़ने के लिए, जो मन में भाव आता है, उस भाव को आज के संसाधन नहीं ला सकते। आज के संसाधनों में वो भाव हमें दिखाई नहीं देता। तो आधुनिक संचार के साधन हमें कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर दिखाए थे। और साथ ही हमने ये भी बताया था कि अब तो जो इंटरनेट है वो बहुत ज्यादा तेजी से हमारे विकास कर रहा है। उसमें 2G, 3G, 4G, 5G, अब तो 6G तक ये सारी चीजें आ चुकी हैं हमारे संचार के साधनों में। जिससे क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी सूचना, कोई भी बात, वो क्या है, सेकंड्स में पहुंच जाती है, मिनटों में पहुंच जाती है। पत्रों के साथ एक ही प्रॉब्लम थी पहले से ही कि आज पत्र लिखा तो वो उसको पहुंचने में काफी टाइम लगता था, क्योंकि कोई भी ऐसे संसाधन नहीं थे, कोई संचार का ऐसा माध्यम नहीं था, या परिवहन का कोई ऐसा माध्यम नहीं था जो जल्दी से जल्दी पहुंचा पाए। तो धीरे धीरे जब हमारा देश विकसित होता गया, हर चीज विकास की तरफ आगे बढ़ी, तो पत्रों ने भी अपना रूप जो है परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। और दूसरी बात हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि पत्रों का जो नाम होता है, भले ही वो अलग अलग हों, जगह के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, भले ही पत्रों के नाम अलग अलग हों। जैसे कि हमने कहा, उर्दू में पत्र को खत कहा जाता है, और संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागज कहा जाता है, तेलुगु में उत्तरम या जाबू कहा जाता है, तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो इस तरह से भले ही भाषा और राज्य और जगह के हिसाब से पत्रों के नाम अलग अलग हों, लेकिन उनके भाव जो है वो हमेशा एक ही रहेगा, उसका भाव हमेशा एक ही रहता है। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पर पत्रों को किस तरह से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं।
ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। सबसे पहले हम अपना पत्र लिखते हैं, जो डाकघर होता है वहां से हम पत्र लिखने के लिए जो अंतरदेशी होता है वो लेकर आते हैं, उसमें पत्र लिखते हैं। उसके बाद इस तरह से लेटर बॉक्स जो बने रहते हैं, देखिए रोड साइड भी लेटर बॉक्स इस तरह से बने रहते हैं, और उनमें हम उस पत्र को डाल देते हैं। और फिर क्या होता है, डाकिया आता है, उन सारे लेटर्स को कलेक्ट करता है, पत्रों को इकट्ठा करता है, और उसके बाद क्या करता है, उसको संचार माध्यम द्वारा या परिवहन के माध्यम से उस राज्य या उस स्थान पर पहुंचाया जाता है जिस पर उसका, जहां पर मतलब पत्र पर जिस जगह का एड्रेस लिखा होता है। फिर वहां पर भी उसको जो डाक खाना होता है, डाकघर, पोस्ट ऑफिस में उसको उनको इकट्ठा किया जाता है, और फिर उस शहर की अलग अलग जगह की जो डाकें हैं वो अलग अलग जगह पर पहुंचाई जाती हैं, और उसका माध्यम होता है डाकिया, है ना। तो ये बहुत ही पहले के समय में पत्रों का बहुत ही ज्यादा महत्व हुआ करता था। और देखिए पत्रों को यादों की तरह भी सहेज कर रखते हैं, पत्रों को यादों की तरह भी सहेज कर रखा जाता है। जैसे कि आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से गांधी जी का पत्र, जो गांधी जी को पूरे, जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था और यहाँ पर काफी सारे आंदोलन चल रहे थे हमारे देश में, अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकालने के लिए, तो गांधी जी इसकी मुख्य भूमिका में थे, गांधी जी इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे, और सारे देश के लोग देश के अलग अलग कोनों से उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें प्रेरित कर रहे थे इस तरह देश की आजादी में अपने योगदान के लिए। तो इससे क्या हो रहा था कि लोग अपने अपने तरीके से उन्हें पत्र लिखकर सुझाव दे रहे थे या उनसे सुझाव ले रहे थे। तो इसी तरह से उन पत्रों को अब तक संभाल कर रखा है, अब तक सहेज कर रखा है। और कई बार जो घरों में भी पत्र होते हैं, देखिए घरों में क्या होता है, अगर आप अपने फ्रेंड को कोई भी एसएमएस भेजते हैं, कोई भी मैसेज भेजते हैं, कोई भी चीज अगर आप अपने फ्रेंड को आप कहते हैं आज के तरीके से, तो क्या होता है कि वो चीज आपकी डिलीट हो सकती है, आप फोन आपका फॉर्मेट हो सकता है, आपकी बात जो है वो यानी कि उसका कोई ज्यादा महत्व होता नहीं है। कुछ भी आपने बोला और वो बात वहीं पे खत्म हो गई, ना तो उसमें भाव होते हैं, कोई इमोशंस होते हैं, और ना ही कोई ऐसी फीलिंग होती है कि यार अरे इन मैसेजेस को हमने संभाल कर रखना है। तो लेकिन जो लेटर्स होते हैं पहले के टाइम में, जो हमारी मम्मी हमारे अपने भाई बहनों को लिखती थी अपनी शादी के बाद, या उनके भाई बहन उन्हें लिखते थे, या हस्बैंड अपनी वाइफ को लिखता था, या जैसे जो हमारे आर्मी जो मैन है, जो हमारे फौजी हैं, उनको जो पत्र लिखे जाते थे, तो वो सभी पत्र पहले क्या होता था, लोग उन्हें सहेज कर रखते थे, संभाल कर रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि वो एक याद के रूप में काम आते थे, याद के रूप में प्रयोग किए जाते थे। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के ठिकानों की तलाश में घूमते हैं और पहुंचते हैं। भारत में भी रोज 4.5 करोड़ पत्र डाक में डलते हैं। तो जो साबित करती है कि पत्र कितने ज्यादा महत्व है। भारत में भी रोज 4.5 करोड़ पत्र, तो शायद अब इनकी संख्या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इनका महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है और महत्व कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है। सन 1953 में सही ही कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे ने और तार के कारण भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया, और अब तो टेलीफोन है, वायरलेस है, रडार है, जो दुनिया को बदल रहा है। तो पहले क्या होता था, हरकारे क्या होते थे, जो केवल दौड़ दौड़ कर पत्र पहुंचाने का काम करते थे। तो देखिए कितना दौड़ेगा इंसान, थोड़ी देर उसको रेस्ट भी करना पड़ेगा। तो कोई भी जो पत्र होता था, अगर उसको 5 दिन में पहुंचना है, अगर वो उसकी दूरी 5 दिन की है, तो लगभग 10 दिन तक पहुंचता था। यानी कि टाइम पे कोई भी पत्र नहीं मिल पाता था। लेकिन उसके बाद जब पहिए आए, ठीक है, तो पहिए आए, उसके बाद क्या हुआ कि
ठीक है, रेलवे के द्वारा जो लेटर्स हैं, पत्र हैं, वो पहुंचाए जाने लगे, तो काफी जो टाइम है वो कम हो गया पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का। लेकिन जब से तार यानी कि मेल, फैक्स या वायरलेस इसका जब सिलसिला शुरू हुआ, तब तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा, यानी कि इसने एक तरह से पूरी दुनिया को ही बदल दिया, पूरी दुनिया को ही चेंज कर दिया। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। जो पिछली शताब्दी थी 90s में, पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया और डाक व्यवस्था में सुधार और पत्रों को सही दिशा देने के लिए स्कूली जो पाठ्यक्रम था उसमें भी पत्र लेखन को एक विषय बना दिया गया। तो आपको भी पत्र लिखना सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता? आप लोगों को भी पत्र लिखना सिखाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता? अगर सिखाया जाता है तो हैंड रेज करेंगे इस तरह से। आपने लेटर्स लिखे हैं? यस। कोट खंडारा, आपने कभी भी कोई लेटर नहीं लिखा, पत्र नहीं लिखा? यस। जीआईसी रीठा खाल, बच्चा एक बार माइक ले लीजिए। जीआईसी रीठा खाल, जीआईसी रीठा खाल, बच्चे माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पत्रों का महत्व। ठीक है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में हम पत्रों के महत्व को पढ़ रहे हैं। और इसमें हम यहाँ पर एक पंक्ति और लिखी गई है, विश्व डाक संघ ने 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया था। तो देखिए, आपके स्कूल में भी आपने कभी ना कभी लेटर लिखा होगा, पत्र लिखा होगा। तो क्या आप जानते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्रों के टाइप्स आपको हिंदी व्याकरण में लिखवाया गया होगा। अभी आप क्लास 8 में हैं और मुझे लगता है कि इससे पहले क्लास 6 में या छोटी क्लासेस में भी बता देते हैं आपको ये कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। मैंने कहा कि आपको पत्र लेखन सिखाया जाता है स्कूल में, सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है हिंदी व्याकरण में? जी मैम, जी मैम। सिखाया जाता है। तो पत्र लेखन में आपने कभी कोई पत्र लिखा है, अपने प्रिंसिपल को लिखा हो या किसी भी जी मैम। किसी भी यस। तो जो पत्र लेखन होते हैं बच्चे, 2 टाइप के होते हैं पत्र लेखन। कितने टाइप का होता है मैम? 2। 2। एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। कितने टाइप के होते हैं पत्र? जी मैम। मैम 2 2 टाइप के, टाइप के, एक औपचारिक औपचारिक, पत्र और एक औपचारिक पत्र। अनौपचारिक, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे आप अपने प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना, सेवा में अपने विद्यालय का नाम, सेवा में श्री प्रधानाध्यापक महोदय जी, जीआईसी रीठा खाल और महोदय, सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। इस तरह से लिखते हैं ना। या जी फिर मैम। कभी फीस माफी के लिए लिखते हैं, कभी किसी अन्य चीज के लिए लिखते हैं। तो या कभी हम किसी अधिकारी को लेटर लिखते हैं, अपने आसपास से जुड़ी हुई, या किसी बिजली विभाग के अधिकारी को लिखें, जल संस्थान के अधिकारी को लिखें, या नगर निगम के अधिकारी को लिखें। तो जब भी हम कोई कार्यालय से संबंधित, कोई व्यवसाय से संबंधित या प्रधानाध्यापक से जुड़ा हुआ या किसी विद्यालय से संबंधित जो हम पत्र लिखते हैं उसको कहते हैं औपचारिक पत्र। उसको क्या कहते हैं? औपचारिक औपचारिक पत्र। पत्र। औपचारिक पत्र, यस। और जब हम अपने मित्र को लेटर लिखते हैं कि उसको बर्थडे विश करना है, या उसको उसके विवाह की बधाई देनी है, या उसको कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देनी है, या उसको उसके पिताजी के प्रमोशन के लिए बधाई देनी है, या उसको कहीं घूमने जाने के लिए कोई सलाह देनी है, या अपने पिताजी को लिखते हैं या किसी मित्र को लिखते हैं, तो ये सारे होते हैं अनौपचारिक पत्र। क्या होते हैं ये? अनौपचारिक पत्र। तो देखिए, पत्र। पत्र जो है
बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस पत्रों की होती है हमारे जीवन में, तो आप सभी को पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सभी को पत्र लिखना आता है कि नहीं आता? प्रार्थना पत्र तो सब लिखते हैं ना? किस किस को प्रार्थना पत्र लिखना आता है? ऐसे हाथ खड़ा करेंगे जिसको आता है। यस, सबको आता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो पत्र लिखना तो आना ही चाहिए। चलिए बैठ जाइए बच्चा, रीठा खाल थैंक यू। बैठ जाइए। तो विश्व डाक संघ ने क्या किया, सन 1972 में जब उन्होंने देखा कि पत्रों की जो महत्ता है वो शायद आगे जाकर कम हो सकती है, तो उसको उन्होंने एक विषय के रूप में ही बना दिया और 16 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों के लिए उन्होंने इसकी प्रतियोगिता का सिलसिला, ताकि बच्चों में एक कंपटीशन हो सके कि मैं ज्यादा अच्छा लिख सकता हूं, यानी कि कैसे मैं अपने पत्र को और ज्यादा इफेक्टिव बनाऊं, प्रभावशाली बनाऊं, ताकि लोगों पर उसका प्रभाव पड़ सके। ठीक है, तो इस तरह से आज भी बहुत संख्या में लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, और खास तौर पर हमारे सैनिक पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, और इसकी कोई मिसाल नहीं है। सबको पता है ना, सबने मूवी भी देखी होगी जिसमें ये वाला गाना आता है, सॉन्ग आता है लेटर से रिलेटेड। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे ये पत्र। भले ही इनका जो थोड़ा सा एक तरह से हम कहें यूज, काम थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि अब सारी जो अब आप बॉर्डर से भी इंटरनेट से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, तो थोड़ा सा यूज कम हो गया है, लेकिन महत्व तो कभी भी कम नहीं हुआ है। यहाँ पर पत्रों को विरासत के रूप में भी सुरक्षित रख सकते हैं, विरासत के रूप में, जैसे कि पिता का पुत्री के नाम पत्र। ये किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को जो पत्र लिखे थे, उनको पिता का पुत्री के नाम पत्र करके इसको संग्रहित किया गया है, इसको विरासत के रूप में सुरक्षित किया गया है। और गांधी जी के भी पत्र काफी सारे मैंने आपको बताए कि उनके पत्रों को भी संभाल कर रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। तो पत्र, आप किसी भी मैसेज को, किसी भी मेल को आप सुरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन आप लेटर्स को संभाल कर रख सकते हैं, संग्रहित करके एक विरासत के रूप में, एक याद के रूप में रख सकते हैं, आगे लोगों को प्रेरित करने के लिए, उससे लोगों को आगे प्रेरणा देने के लिए। अगर आज जैसे संचार के साधन होते, यानी कि पहले के टाइम में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो पहले के समय में अगर आज के जैसे संचार के साधन होते, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। ठीक है, वो क्या करते? फोन करते, क्योंकि फोन का अगर जमाना होता तो वो कभी भी अपनी बेटी को लेटर नहीं लिखते। जब उनकी बेटी स्कूल में पढ़ती थी, वहां पर वो हॉस्टल में रहा करती थी, तो उनको रोज प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए देश के प्रति, क्योंकि जो हॉस्टल में बच्चा रहता है, जो किसी स्कूल के हॉस्टल में बच्चा रहता है, ज्यादातर क्या होता है कि वो बाहर की दुनिया से कट जाता है, उसका जो फोकस होता है वो अपने स्कूल के काम पे, स्कूल में खेलना, बाकी बच्चों से मिलना, तो वो कुछ हद तक बाहर की दुनिया से कट जाता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को इस तरह से बाहर की दुनिया से कटने नहीं दिया। उन्होंने सारी जानकारी, जो कुछ भी देश में हो रहा था उस समय पर, वो सारी जानकारी वो अपनी बेटी को दिया करते थे, अलग अलग चीजों से उन्हें वो प्रेरित किया करते थे, और उसका माध्यम होता था ये पत्र। तो इस तरह से अगर उस समय पर संचार के साधन आज के जैसे संचार के साधन होते, तो वो वीडियो कॉलिंग करते और वो फोन पे बात करते, और पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, यानी कि जिनको आज हमने विरासत के रूप में संजो कर रखा है, वो पत्र नहीं लिखे जाते, जो पत्र आज करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इस तरह से पत्रों को हम सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस को हम जल्दी से भूल जाते हैं। कोई भी एसएमएस होता है, यानी कि जब भी आप अपने मित्र को मैसेज करते हैं, तो आप चाहे कितनी भी जरूरी बात कर रहे हो, कितनी भी महत्वपूर्ण बात क्यों न कर रहे हो, आप क्या होता है थोड़ी देर बाद आप भूल जाते। लेकिन अगर वही चीज
आपके मित्र ने आपको किसी पत्र में लिख के दी है, आपके पिताजी ने आपको किसी पत्र में लिख के दी है, या आपके किसी ऐसे प्रेरणा स्रोत जो आपका व्यक्ति है जिसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, उन्होंने अगर आपको कोई अच्छी बात बताई है तो आप उसको सहेज कर रख सकते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं के पत्र धरोहर के रूप में रखे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लेटर्स आपको दिखाए गए हैं, ये महात्मा गांधी जी के लेटर हैं, पत्र हैं, और ये बहुत सारे ऐसे नेता, बहुत सारे महापुरुष उस समय के हुए जिनके पत्रों को आज भी सहेज कर रखा गया है, जिनके पत्रों को आज भी संभाल कर रखा गया है, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि किस तरह से उस समय पर लोगों ने अपने देश की आजादी के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी शहादत दी थी। तो महात्मा गांधी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि उस समय हमारा जो देश था वो बहुत सारे आंदोलनों के साथ अंग्रेज शासन से, ब्रिटिश शासन से लड़ रहा था, और साथ थे वो भारत के लोगों को प्रेरित कर रहे थे, गांधी जी को प्रेरित कर रहे थे। गांधी जी कई लोगों को इस तरह से प्रेरित कर रहे थे कि वो इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लें, एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। तो महात्मा गांधी को अनेक पत्र देश दुनिया से बड़ी संख्या में आ रहे थे, और वो हर एक पत्र का जवाब अपने हाथों से खुद लिखा करते थे, यानी कि वो कभी किसी से ऐसे हेल्प नहीं लेते थे, वो एक एक पत्र का जवाब अपने हाथों से खुद ही दिया करते थे। देखिए यहाँ पे क्या है, जो पत्र है वो घर घर तक पहुंचते हैं। पत्र क्या होते हैं, घर घर तक पहुंचते हैं, और उसका माध्यम कौन होता है, उसका माध्यम होता है डाकिया। चाहे वो शहरों की आलीशान हवेलियां हो, चाहे वो झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग ही क्यों ना हो, यानी कि पत्र जो होता है, जब भी लेटर आता है, कोई पत्र आता है, चाहे फिर वो हवेलियों में रहने वाले लोग हों, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहने वाला कोई इंसान हो, चाहे दुर्गम जंगलों से घिरा हुआ गांव हो, या फिर बर्फबारी के बीच रहे पहाड़ के लोग हों, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, या रेगिस्तान में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो इस तरह से जब भी डाकिया आता हुआ दिखाई देता है, जब भी डाकिया आता हुआ दिखाई देता है, तो लोगों के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट हो जाती है, एक अलग ही उत्साह हो जाता है कि कहीं ये मेरा लेटर तो नहीं लेकर आया, कहीं ये मेरा पत्र तो नहीं लेकर आया। भले ही आज के टाइम में काफी हद तक हमने पत्र लिखना छोड़ दिया है, हम पत्र नहीं लिखते हैं, खास तौर पर जो अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक चीजें आज भी पत्रों के द्वारा ही चलती हैं। अगर आपको किसी कार्यालय में कोई अपनी बात रखनी है तो आप वहां पर डायरेक्ट जाके नहीं कह सकते। अगर आपको वहां पर कोई बात अपनी रखनी है, कुछ आपको कहना है, तो आप फोन नहीं कर सकते, आप एसएमएस नहीं भेज सकते, या तो आप एक प्रॉपर मेल लिख कर देंगे, या फिर आप खुद जाकर एप्लीकेशन वहां पर देंगे। स्कूल में भी आप कभी भी अपने प्रिंसिपल को एसएमएस नहीं करते हैं कि मैं आज छुट्टी पर हूं, या मेल नहीं भेजते हैं, आप प्रॉपर एक एप्लीकेशन लिख कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपको नगर निगम यानी कि अपने आसपास की चीजों से आपको इतनी यही सारे पत्र लिखवाए जाते हैं कि अगर आपके आसपास गंदगी है, आपको वो साफ करवानी है, आपके बिजली आपके जो सामने बिजली का खंबा है वो उसमें लाइट नहीं जल रही है, या आपके आसपास पानी भरा हुआ है, या गंदगी है, या और भी कोई नगर निगम से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो आप नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखते हैं, तो प्रॉपर आपको लेटर सबमिट करना होता है, एक पत्र देना होता है। तो पत्र की महत्ता आज भी कम नहीं हुई है, आज भी पत्र को कोई चीज पछाड़ नहीं पाई है। फिर चाहे वो शहर हो, गांव हो, झोपड़पट्टी हो, बर्फबारी से ढका हुआ पहाड़ हो, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो, सबको पत्रों का इंतजार बेसब्री से रहता है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, पाठ हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। तो आज का जो हमारा ये सेशन है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न, मूल्यांकन संबंधी कुछ प्रश्न हमारे यहाँ पर हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। बाकी जो आपके प्रश्न हैं वो आपकी कॉपी में भी दिए गए हैं, तो आपने उन प्रश्नों को
पढ़ना है और उसका उत्तर आपने लिखना है। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो मैं आप लोगों से करूंगी। चिट्ठियों की दुनिया, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक कौन है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक कौन है? कामतानाथ, रामदर्श मिश्र, हरिशंकर परसाई, अरविंद कुमार सिंह। हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे जिसको भी आता है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, यस कोट कंडारा। फटाफट माइक ले लीजिए बच्चा, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, फटाफट माइक ले लीजिए। कामतानाथ, राम शरण मिश्र, हरिशंकर परसाई, अरविंद कुमार सिंह। हेलो। यस, वेरी गुड मॉर्निंग गुड बच्चा। मॉर्निंग मैम। यस, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। यस, अरविंद चिट्ठियों कुमार की सिंह। अनूठी दुनिया पाठ के लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह। वेरी गुड, अरविंद कुमार सिंह। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ जो है वो साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया है? जीवनी है, लेख। कहानी है, नाटक है या लेख है? लेख। एक बार फिर से बोलिए, माइक को पास रख के। यस, बोलिए। मैम लेख। वेरी गुड, लेख है। पत्र जो काम कर सकते हैं उसे वो काम संचार के बाकी संसाधन नहीं कर सकते। कौन से बाकी संसाधन? प्राचीनतम, आधुनिकतम, पुरातन या इसमें से कोई नहीं? यस मैम आधुनिकतम। वेरी गुड। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार के आधुनिकतम संसाधन नहीं कर सकते, यानी कि वो इमोशंस, वो भाव आज के संसाधनों में नहीं है। आपको किसी को कुछ बात कहनी है, फटाफट एक कॉल किया, बात खत्म। सुबह से शाम तक 50 कॉल कर सकते हो। लेकिन पहले क्या होता था कि जब हम किसी मित्र से मिलते थे या अपने रिलेटिव से मिलते थे तो काफी टाइम बाद हमारा मिलना होता था, और उसी बीच हम जो कुछ भी बात करते थे वो पत्रों के द्वारा करते थे। तो उनमें बहुत सारा इमोशन होता था, बहुत सारे भाव होते थे, तो जो आज के आधुनिक संसाधनों में बिल्कुल भी नहीं है। अगला है, एसएमएस पत्र के समान डैश नहीं दे सकते। हानि, लाभ, संतोष, असंतोष। हानि, लाभ, संतोष, असंतोष। पत्र यानी कि जो एसएमएस है वो पत्र के समान क्या नहीं दे सकते? कोई और बच्चा क्लास का? हानि नहीं दे सकते, लाभ नहीं दे सकते, संतोष नहीं दे सकते या असंतोष नहीं दे सकते? फटाफट आंसर कीजिए। मैम संतोष। वेरी गुड, संतोष। यानी कि एसएमएस जो है वो पत्र के समान संतोष नहीं दे सकते। जितना सेटिस्फाइड हम पत्रों से होते थे, जितने खुश हम पत्रों से होते थे, वो हमें ये एसएमएस संतोष नहीं दे सकते। कन्नड़ भाषा में पत्र के लिए पत्र को क्या कहते हैं? कन्नड़ भाषा में पत्र को क्या कहते हैं? कागज। यस। मैम कागज। भारत में प्रतिदिन लगभग डैश चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। 3.5 करोड़, 5.5 करोड़, 4.5 करोड़, 6.5 करोड़। मैम 4.5 करोड़। 4.5 करोड़, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न भी देख लिए हैं पाठ से जुड़े हुए, और अब बाकी के बच्चे
बाकी के बच्चे और बाकी के स्कूल के बच्चे। संचार के आधुनिकतम संसाधनों के बीच किस प्रकार के पत्रों की संख्या बढ़ी है? संचार के आधुनिकतम संसाधनों के बीच किस प्रकार के पत्रों की संख्या बढ़ी है? व्यापारिक पत्र, पारिवारिक पत्र, कार्यालयी पत्र या व्यक्तिगत पत्र? यस, मैम बोलिए बच्चा। व्यक्तिगत पत्र। संचार के आधुनिकतम संसाधनों के बीच किस प्रकार के पत्रों की संख्या बढ़ी है? ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है। यहाँ पे पूछा गया है कि संचार के आधुनिकतम संसाधन होने के बावजूद कौन से पत्रों की संख्या बढ़ी है? तो पत्र, व्यक्तिगत पत्र तो आप लगभग खत्म ही हो गए हैं। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि हम मैसेज कर देते हैं, हम कॉल कर देते हैं, हम वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर किसी की संख्या बढ़ी है तो वो है कार्यालयी पत्र, जिसका महत्व कभी भी समाप्त नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी अभी लास्ट में आपको बताया था कि आज भी अगर आपको विद्यालय में छुट्टी लेनी है तो आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। किसी कार्यालय में अगर आपको कोई अर्जी लगानी है तो वहां पे आपको पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो इस तरह से कार्यालयी पत्र जो है, जो संचार के साधनों के आधुनिक साधनों के बावजूद भी काफी इनकी संख्या बढ़ रही है। पंडित नेहरू इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र किस नाम से प्रसिद्ध हैं? फटाफट, चलिए इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम। और अगर नहीं पढ़ा है, अगर समझ में नहीं आया है तो घर पर एक बार अपने चैप्टर को रिवाइज कीजिए, उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। फिर भी पाठ में अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कोई प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आता है, नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर करें। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।